नमस्कार दोस्तों। हमने कल भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में चर्चा की थी। हमने सबसे पहले प्रस्तावना को देखा, जिसमें कुछ शब्द थे, उनके संदर्भ में उनकी व्याख्या भी की। जैसे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान कहाँ पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मेंशन है। उसके अलावा कौन कौन से आर्टिकल धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक रूप प्रदान करते हैं, उन सभी अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले प्रस्तावना के बारे में एक बार दोबारा हम उसका रिवीजन करते हैं कि प्रस्तावना में सबसे पहले हम भारत के लोग, एक शब्द, सबसे पहले हम भारत के लोग, भारत को 5 जो राज्य की प्रकृति है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 प्रकार राज्य की प्रकृति के हैं। ये सबसे पहले मेंशन है, जो कि मूल प्रस्तावना में 3 ही शब्द थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 3 प्रकार की न्याय का प्रावधान किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता दिया गया है, जिसमें अवसर की और प्रतिष्ठा की समता, उसके साथ बंधुता को बढ़ाते हुए गरिमामय जीवन जीने के बारे में प्रावधान किया गया है। इस संविधान को 26 नवंबर 19 प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को हिंदी में इसको, इस दिनांक को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। यह हमने चर्चा की। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता अंतरधर्मिक, अंतरधार्मिक और अंतःधार्मिक वर्चस्व और कट्टरता को नकारने का सिद्धांत है। ये सभी धर्मों के लिए समान दूरी का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म शब्द का मूल संविधान के आर्टिकल 25(2) में वर्णन किया गया था, और धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। यहां तक हमने डिस्कशन किया। आज हम उसी कड़ी में आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है जो मुख्यतः 5 मूल्यों के साथ है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समुदाय, जिसमें कम्युनिटी की बात की जाती है, सहयोग की बात की जाती है, समानता, सभी के लिए समान हक हो, वर्ग और साझा स्वामित्व। ये 5 शब्द, समुदाय, सहयोग, समानता, वर्ग व साझा स्वामित्व की प्रवृत्ति होती है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समुदाय, सहयोग, समानता, वर्ग व साझा स्वामित्व की प्रवृत्ति निहित होती है। इसमें राज्य में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र लोक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर यूनिट में निहित होते हैं। इसमें राज्य के अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत लोक उपक्रम में राज्य में निहित और राज्य द्वारा संचालित होते हैं। जहां समाजवाद होगा वहां पूंजीवाद नहीं होगा। पूंजीवाद के प्रतिकूल विचारधारा है। पूंजीवाद में राज्य के अर्थव्यवस्था के स्रोत लोक उपक्रम में ना होकर निजी हाथों में होते हैं। समाजवाद शब्द 3 प्रमुख अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले श्रमिक आंदोलन के एक उपकरण के रूप में, श्रमिकों के द्वारा किए गए आंदोलन के एक उपकरण के रूप में समाजवाद को उपयोग में लिया जाता है। दूसरा है एक आर्थिक प्रणाली के रूप में। आर्थिक प्रणाली के रूप में जहां पर अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत
पब्लिक सेक्टर यूनिट या सरकार के हाथों में हो, सरकार द्वारा संचालित किए जाते हों, वहां समाजवाद होता है। जहां सब कुछ पब्लिक सेक्टर में हो, कंप्लीट पब्लिक सेक्टर में होता है, वहां साम्यवाद। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में, वहां पूंजीवाद। और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, यहां पर बात है जो मेन की एरियाज हैं वो पब्लिक सेक्टर में निहित हो, वहां समाजवाद होता है। साम्यवाद जहां पर पूर्णतया लोग पब्लिक सेक्टर जो है वो पूर्णतया सरकार के हाथ में हो, साम्यवाद। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में हो, पूंजीवाद। और जहां अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में निहित या संचालित हो, वहां समाजवाद होता है। तीसरा, समाजवाद एक विचारधारा के रूप में 5 प्रवृत्तियों में निहित है। समुदाय, सहयोग, समानता, वर्ग और साझा स्वामित्व। ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं। समाजवाद जहां आए, अगर समुदाय की बात हो रही हो, समानता की बात हो रही हो, सहयोग, वर्ग और साझा स्वामित्व की जहां प्रवृत्ति हो, वहां समाजवाद है। भारतीय संविधान में समाजवाद, भारतीय संविधान में आपको देखने के लिए इसकी मेन की ये है, मेन चाबी समाजवाद की है। जहां काम की बात हो, जहां कामगारों की बात हो, जहां समानता की बात हो, जिन जिन अधिकारों में ये बातें मेंशन की गई हैं, वो अधिकार समाजवाद से संबंधित हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था। इसका कारण था कि संविधान निर्माता किसी भी वाद या विचारधारा से संविधान को नहीं जोड़ना चाहते थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो किसी भी विचारधारा से भारतीय संविधान को नहीं जोड़ना चाहते थे। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ने के प्रमुख कारण, तीन प्रमुख कारण थे। संसद और न्यायपालिका के बीच संविधान की कुछ धाराओं पर मतभेद हुआ। संसद में और न्यायपालिका के बीच संविधान की कुछ धाराओं को लेकर कुछ निजी नीति निर्देशक तत्वों को मान्यता दी जाए या मूल अधिकार को मान्यता दी जाए, इस संबंध में संसद और न्यायपालिका में कुछ विवाद हुए, जिसके कारण समाजवाद को जोड़ा गया। दूसरा, संपत्ति के अधिकार की व्याख्या। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल था, जिसे बाद में आर्टिकल 300A के तहत संवैधानिक अधिकार रखा गया, लेकिन मूल अधिकार से हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। तीसरा, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्राथमिकता किसे दी जाए, इन तीन बातों को लेकर समाजवाद को जोड़ने का मुख्य कारण था। संविधान में किस किस आर्टिकल में, भारतीय संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में समाजवाद मेंशन है? आर्टिकल 38(2), आर्टिकल 38 लोक कल्याण की व्यवस्था का प्रावधान करता है। उसके आर्टिकल 2 में आय की समानता को, असमानता को कम करने का, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना, आय की असमानता को कम करने का प्रोविजन किया गया है। और अवसर, सुविधा और प्रतिष्ठा, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आय की असमानता को कम, और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी की असमानता को समाप्त करना है। ये शब्द इस्तेमाल हमें आर्टिकल बेयर एक्ट, जो संविधान, मूल संविधान है, उसमें जो लिखित बातें हैं उनको ही पढ़ना है।
इसमें आय की असमानता को कम करने तथा प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रोविजन किया गया है। तो राज्य ये इंश्योर करेगा कि समाजवाद में कि आय की असमानता को कम किया जाए, प्रतिष्ठा, सबकी समान प्रतिष्ठा हो, सबको सुविधा समान मिले और अवसर सबके लिए समान हो। आर्टिकल 39 में कुछ प्रोविजन किए गए हैं। ये सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा कुछ निश्चित पॉलिसी हैं, उनको राज्य के द्वारा उनका अनुसरण किया जाएगा। 39A में सबसे पहले राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार दिया गया है। राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार। आर्टिकल 39B में संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, यहां भी संसाधनों के ऊपर एक समानता के आधार पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आर्टिकल 39C आर्थिक व्यवस्था, ये आपको मेन याद रखने के लिए एक शब्द जो कीवर्ड्स हो आर्टिकल का, कि आर्टिकल 39A क्या कहता है, 39B क्या कहता है, 39C क्या कहता है, 39D और E में क्या प्रोविजन है, वो एक शब्द से पूरा आर्टिकल आपको याद रखना है। 39C में आर्थिक व्यवस्था, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, सभी के हित में ही संकेंद्रण हो, धन और उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का हक ना हो, ये आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान है आर्टिकल 39C, जिसमें धन और उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का संकेंद्रण ना हो जिससे अन्य व्यक्तियों के हित को नुकसान पहुंचता हो। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष को समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिए जाने का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 39E हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, कामगारों की के स्वास्थ्य के संदर्भ में ये मेंशन करता है कि कामगार, काम करने वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो उसे किसी कार्य में ना लगाया जाए। और बच्चों की सुकुमार अवस्था, कामगारों के स्वास्थ्य और बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काम में इस परिस्थिति के आधार पर ना शामिल किया जाए कि उनसे कुछ उत्पादित करवाया जाए। कामगारों का स्वास्थ्य आर्टिकल 39E और बच्चों की सुकुमार उम्र अवस्था, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चे छोटे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर नहीं हुई है उनसे काम ना करवाया जाए। एंड सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, आर्थिक आवश्यकता के लिए, आर्थिक आवश्यकता हेतु ए वोकेशनल अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, उनकी उम्र और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे कोई काम करवाया ना करवाया जाए। यह आर्टिकल 39E कहता है कि कामगारों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाएगा। आर्टिकल 39A 39A आर्टिकल, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंसर्ट किया गया था 1976 में। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्टेट के द्वारा, स्टेट और राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज सालसा,
इनका गठन किया गया है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करती है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक पब्लिक असिस्टेंस का प्रावधान किया है। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता, कुछ केसेस के अंदर जिसमें जो 4 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, बेकारी जिसको बेरोजगारी बोलते हैं, बीमारी जिसको सिकनेस या जो बीमार व्यक्ति होता है, बुढ़ापा जो ओल्ड एज है, और निःशक्तता, 4 शब्दों का प्रावधान किया गया आर्टिकल 41 में। आरपीएससी ने 2022 द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 41 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। शब्द थे बेकारी, बीमारी और बुढ़ापा। उसके अलावा चौथा शब्द दिया गया था चिकित्सा सहायता। इस आर्टिकल में चिकित्सा सहायता नहीं है। चौथा शब्द है निःशक्तता, निःशक्तता, निःशक्त व्यक्ति। ये चारों शब्द आपको याद रखने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, ओल्ड एज बुढ़ापा, सिकनेस बीमारी और डिसेबलमेंट निःशक्तता, बीमार व्यक्ति कोई भी है, उनके लिए काम का, शिक्षा का और लोक सहायता का प्रावधान स्टेट करेगा। ये आर्टिकल 41 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 42 काम की दशाएं। न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हों तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध आर्टिकल 42 में किया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए काम करने के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। जस्ट न्याय संगत हो और ह्यूमन कंडीशन मानव उचित हो। यह आर्टिकल 42 में किसी भी उद्योग में कार्य करवाने के लिए उनको न्याय संगत और मानव उचित, इंसान के साथ गरिमामय जीवन जीने के लिए उससे काम मानव के आधार पर करवाया जाए, ना कि किसी इंसान को एक पशु की तरह कार्य करवाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 42 में मेंशन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 43 कामगारों हेतु जीविका और मजदूरी, आजीविका जो मिले उनको और मजदूरी जो दी जाए, उसके संदर्भ में आर्टिकल 43 में मेंशन है। श्रमिकों को चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, श्रमिक जो लेबर वो चाहे कृषि क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में, उनकी काम, जीविका, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य स्थितियां, अवकाश, उनके लिए वर्क प्लेस जो है वो, उनके लिए लीव का प्रोविजन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करेगा। कामगारों हेतु जीविका का, उनके लिए अवकाश का और ऐसी परिस्थिति, कार्य की स्थिति और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 43 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 43A जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया, उसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये पहले मूल संविधान में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। इस प्रकार हमने समाजवाद, कौन कौन से आर्टिकल में समाजवाद के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, इस संदर्भ में हमने देखा आर्टिकल 38(2) जिसमें आय की असमानता को कम करने, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा की असमानता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद आर्टिकल 39 में
कुछ सर्टेन केसेस हैं जिनके बारे में 39A, 39B, 39C, 39D और 39E तथा 39A जिसमें न्याय के संदर्भ में प्रोविजन किए गए, सभी को फ्री न्याय मिले। उसके बाद आर्टिकल 41 में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 42 काम की दशाएं, आर्टिकल 43 जीविका या मजदूरी और आर्टिकल 43A में उद्योग धंधों में कामगारों की भागीदारी, ये मेंशन किया गया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आर्टिकल 38(2), 4 बातें याद रखनी है, 4 शब्द आपको याद रखने हैं। आय की असमानता को कम करना है, आय की असमानता को कम, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ये 4 शब्द, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यहाँ समाप्त करने की बात है और इसको कम करने की बात है। उसके बाद आर्टिकल 39 में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नीतिगत सिद्धांत हैं जो राज्य फॉलो करेगा। 39A के तहत आजीविका का अधिकार, सबको आजीविका का अधिकार देगा। आर्टिकल 39B में संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण। आर्टिकल 39C आर्थिक व्यवस्था, धन और उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य नहीं होगा। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का प्रावधान। आर्टिकल 39D, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 39D, अनुच्छेद 39D। ये स्मॉल डी और कैपिटल डी अगर लिखा हो, अभी आगे दिखाता हूं आपको, कैपिटल ए जो हमने लिखा है उसमें बताता हूं। उसके बाद आर्टिकल 39E हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, कामगारों की का स्वास्थ्य और उनकी शक्ति। मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन, मैन कामगारों का स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार उम्र। आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट आर सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, आर्थिक आवश्यकता हेतु, आर्थिक उपयोगिता हेतु उनकी उम्र और उसके आधार पर कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये आर्टिकल 39E में मेंशन है। इसमें आपको याद रखना है कामगारों का स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार अवस्था, 2 शब्द आपको याद रखने हैं। उसके बाद ये यहां आप देखो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A, ये ए कैपिटल में लिखा है। जहां पर कैपिटल में लिखा हो और विदाउट ब्रैकेट हो वो आर्टिकल बाद में ऐड किया गया है। मूल संविधान में वो प्रस्ताव नहीं थे। जहां पर कैपिटल लिखा है आर्टिकल 39A, ये 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान किया गया। समान न्याय, सबके लिए न्याय समान और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ये सेवा प्रदान करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 41, ये 39A वाली बात ये ध्यान रखना है आपको। जैसे 39E लिखा है, ये E, A, B, C, D, E, F ये मूल संविधान में वर्णित हैं। जहां ब्रैकेट में E लिखा है वो मूल संविधान में था, जहां विदाउट ब्रैकेट और कैपिटल में लिखा है वो मूल संविधान में नहीं, उसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 41,
ये 3 प्रकार के राइट देता है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता का, काम का, शिक्षा का और लोक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। 3 शब्द आपको, जहां पर 3 शब्द हो मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी आरपीएससी पिछले कुछ वर्षों से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसमें राइट टू वर्क है 41 में, वर्क, काम, शिक्षा और लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस, इन सर्टेन केसेस, काम का अधिकार। फिर 4 शब्द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और डिसेबलमेंट, निःशक्तता। ये चारों शब्द पूछे हैं पिछले साल ही एक एग्जाम के अंदर, 3 शब्द दे दिए, चौथा इरेडिकेट करना था। आर्टिकल 42 काम की दशाएं। काम की दशाएं न्याय संगत और मानवोचित, मानव के साथ जैसा व्यवहार किया जाए वैसी दशाएं तथा न्याय संगत हो, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस जहां हो, जहां काम करवाया जाए, एंड प्रसूति सहायता का प्रबंध, मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 में भी 3 बातें मेंशन की गई हैं कि काम की दशाएं जस्ट हो और ह्यूमन कंडीशंस हो तथा प्रसूति की सहायता का प्रावधान है। द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। 3 शब्द आर्टिकल 42, काम की दशाएं न्याय संगत हो, मानवोचित हो तथा मैटरनिटी रिलीफ प्रदान की जाए, प्रसूति सहायता का प्रबंध किया जाए। उसके बाद आर्टिकल 43 कामगारों हेतु जीविका और मजदूरी, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, श्रमिकों, चाहे कृषि क्षेत्र में हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र में, काम, जीविका, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य स्थितियां, अवकाश और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य करेगा। यह आर्टिकल 43 में मेंशन था। आर्टिकल 43 ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, जो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये यहाँ पे हमने समाजवाद के संदर्भ में जो आर्टिकल मेंशन थे उनके बारे में, मूल जब नीति निर्देशक तत्व बाद में आएंगे तब इनका दोबारा से हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इनको समाजवाद के संदर्भ में अगर क्वेश्चन 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजवाद किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित और संविधान में कौन कौन से आर्टिकल समाजवाद से संबंधित हैं, तो आपको प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल 38(2) 4 बातें, आर्टिकल 39 में कुछ प्रोविजंस, 39A, B, C, D, E और 39A कैपिटल ए जो बाद में जोड़ा गया। उसके बाद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता के बारे में प्रावधान है, जिसमें 4 शब्द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट, ये चारों आर्टिकल 42 काम की दशाएं, उसमें भी 3 बातें बताई गई हैं, न्याय संगत और मानवोचित हो तथा प्रसूति को रिलीफ दिया जाए। उसके बाद आर्टिकल 43 और 43A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के साथ। तो हमने आज अभी समाजवाद के संदर्भ में बात की, कल धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य के संदर्भ में अध्ययन किया था। अभी इससे नेक्स्ट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी, इसको संप्रभुता और प्रभु सत्ता भी हिंदी में ये शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता एवं प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार, अनन्य मीन्स एक्सक्लूसिव राइट, जहां किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र
या जन समूह पर सत्ता एवं प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण, जहां पर कंप्लीट अधिकार, संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है, जिसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसको संप्रभुता कहा जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आरपीएससी पूछती है तो हमें मेंशन करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का उल्लेख है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का उल्लेख है, इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च प्राधिकार, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। भारतीय राज्य आंतरिक एवं बाह्य दोनों दृष्टियों से संप्रभु राज्य है। आंतरिक दृष्टि से संप्रभुता को रखने का मतलब एक भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या के ऊपर सरकार का सर्वोच्च प्राधिकार है। यहाँ आंतरिक रूप से हमारे स्टेट की टेरिटरी के अंदर रहने वाली जनसंख्या पर डिसीजन लेने का हमारी सरकार को पूर्ण अधिकार है। हमें किसी भी शक्ति को यहाँ पर हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ का इंटरनल मामला हम स्वयं ही रिजोल्व करते हैं। उसके बाद बाह्य दृष्टि से संप्रभुता होने का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संधियों और समझौते में दर्जे की समानता है। इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां जो होते हैं उनमें दर्जे की मान्यता हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी प्रदान की गई है। और कहाँ किस देश के साथ हमें एग्रीमेंट करना है, किस पे संधि पे साइन हस्ताक्षर करने हैं, वो संपूर्ण डिसीजन हमारी सरकार के द्वारा लिया जाता है। उसमें निर्णय लेने में हम संप्रभु हैं। इस प्रकार भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतया संप्रभु है। उसके बाद नेक्स्ट लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र सामूहिक निर्णय का सिद्धांत है। ये एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल है, थ्योरी है, जिसमें सबका सामूहिक रूप से निर्णय लेने का एक सिद्धांत है। इस विचार पर आधारित है कि जिन निर्णयों को पूरा समूह या संगठन प्रभावित होता है, जिन डिसीजन से पूरा देश प्रभावित होता है, उनको निर्णयों को लेने में उस जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जहां निर्णयों में सभी की बराबरी हो और सामूहिक निर्णय में सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए और अधिकारों की समानता। सामूहिक निर्णय पर जहां निर्णय लिया गया है उस पे सार्वजनिक का नियंत्रण, जनता का नियंत्रण। यहाँ हमारी सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर संसद के द्वारा लिया गया फैसला सुप्रीम है, लेकिन उसको अगर वो डिसीजन सही नहीं है तो न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर उसकी जांच की जाती है तथा संसद जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार सामूहिक नियंत्रण ये एक निर्णय का सिद्धांत, सामूहिक निर्णय का सिद्धांत, ये पहली बात। एक बात, उसके बाद दूसरी बात, निर्णयों को सभी की सहमति, सभी की बराबरी और सार्वजनिक नियंत्रण और अधिकारों की समानता जहां है वो वह लोकतंत्र है। यहां जनता के द्वारा चुनी गई सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। हमने 2 टर्म आज समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक, हमने कल धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य शब्द के बारे में अध्ययन किया था। आज 3 शब्दों पे अध्ययन किया है। इसी प्रकार इसके कुछ क्वेश्चन अभी लेते हैं। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आरपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, 4 शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ राज्य की प्रकृति के संदर्भ में 5 शब्द के बाद न्याय का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले 4 नंबर न्याय होगा, उसके बाद स्वतंत्रता, 5 नंबर की स्वतंत्रता बताई गई है, 4 3, फिर समता 4 2, 4 2, फिर समता, उसके बाद बंधुत्व है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको पूरा सीक्वेंस, पूरा संविधान की प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए कि सबसे पहले 5 शब्द, राज्य की प्रकृति जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पांचों राज्य की प्रकृति के संदर्भ में जो 5 शब्द का प्रावधान जो है वो सर्वप्रथम याद हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पांचों शब्द आपको हमें याद होने चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद न्याय का प्रावधान किया गया है, 3 प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। फिर सबसे पहले वो मेंशन है, उसके बाद में न्याय के बारे में, फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, फिर 2 प्रकार की समानता और फिर बंधुत्व का उल्लेख किया गया है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में भी प्रस्तावना में मेंशन है। फिर तिथि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। हिंदी में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये इतना याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधु में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधु में हुआ है? तो सबसे पहले हमने अभी प्रस्तावना में समझा कि 3 शब्दों का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो एक तो प्रस्तावना या उद्देशिका में हुआ है। उसके बाद मूल अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख नहीं है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आर्टिकल 38, 39 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हुआ है। उसके बाद मूल कर्तव्यों में नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार राष्ट्र शब्द के संदर्भ में कल हमने डिस्कशन किया था कि राष्ट्र का पूछा जा सकता है, किसी भी शब्द में यह जानकारी ली जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो अंततः उद्देशिका बना। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में
अपनाए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये स्टेटमेंट भी सही है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती। उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता के विचारों को समाहित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट चौथा गलत है। यहाँ 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का मूर्त रूप देता है। बिल्कुल सही है। हमने कल पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में डिस्कशन किया था। आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 325, जिसमें मतदाता को धर्म के आधार पर ना तो उसका नाम जोड़ा जाता है और ना ही उसका नाम हटाया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एक ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। बिल्कुल नहीं करता। साम्यवादी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत। इसमें आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, जिस दिन मूल रूप था उसमें कौन कौन से शब्द थे? संपूर्ण गणराज्य ये था, लोकतांत्रिक भी था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों बाद में जोड़े गए। तो ये मूल जो प्रस्तावना थी उसके अंदर शामिल नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हमने आज समाजवाद, लोकतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कुछ 4-5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स की एग्जामिनेशन में आए हुए थे उनके बारे में डिस्कशन किया। कल हम प्रस्तावना के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।